हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे भूगोल की, जो जहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, और ये टॉपिक है भूकंप। ठीक है, तो आज की भूगोल की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे भूकंप के बारे में। यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं परीक्षाओं में। यहाँ हम जानेंगे कि भूकंप कैसे आता है, भूकंप कितने प्रकार का होता है, भूकंप आने से पहले कैसे पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, इन सारी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, और देखेंगे सबसे पहले हम लोग, तो देखिए भूकंप टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले भूकंप की परिभाषा क्या होती है। ठीक है ना, तो भूकंप की परिभाषा को देखेंगे। यहाँ आप लोग नोट भी करते चलेंगे कि भूकंप की परिभाषा क्या है। तो बाह्य बल या आंतरिक बल के कारण, बाह्य बल या आंतरिक बल के कारण धरातल का आकस्मिक कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप कहलाता है। यानी कि यह है भूकंप की परिभाषा। ठीक है ना, कि बाह्य बल या आंतरिक बल के कारण धरातल का एकाएक कांपना जो है क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। अब देखेंगे कि भूकंप कितने प्रकार का होता है। ऐसे हम जान लें कि भूकंप किन कारणों से आता है। तो यह किन कारणों से आता है, यह देखेंगे तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है मानवीय भूकंप या मानवीय कारणों से उत्पन्न भूकंप, आप कह सकते हैं मानवीय कारणों से उत्पन्न भूकंप। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका प्राकृतिक भूकंप। ठीक है ना। अब देखेंगे आप सभी लोग कि आखिर मानवीय कारणों से उत्पन्न भूकंप हम किसे कहते हैं। तो देखिए मानवीय कारणों से, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लें तो फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। चलिए, अगर मानवीय कारणों की बात करेंगे हम लोग, तो मानवीय कारणों से भूकंप कब उत्पन्न होता है, जैसे वह जब ऐसा भूकंप जिसका उत्पादक मानव हो, यानी कि मानव के किसी कारण से, किसी अभिक्रिया से, अभिक्रिया नहीं कहेंगे, क्रिया से अगर भूकंप उत्पन्न होता है या धरातल कांपता है तो उसे मानवीय भूकंप कहेंगे। यह बहुत अधिक प्रभावी नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपका उपग्रह का प्रक्षेपण होता है, उपग्रह के प्रक्षेपण के समय जब धरातल कांपता है, उपग्रह के प्रक्षेपण के समय जब धरातल कांपता है तो एक भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है ना, उस भूकंप को हम क्या कहेंगे, मानवीय कारणों से उत्पन्न भूकंप कहेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा कि किसी मिसाइल के परीक्षण के कारण, ठीक है ना, यानी कि मिसाइलों के परीक्षण के कारण, मिसाइलों के परीक्षण से उत्पन्न भूकंप। जाहिर सी बात है कि जब मिसाइलों का परीक्षण किया जाएगा तो मिसाइल के परीक्षण के दौरान मिसाइल पृथ्वी पे जो बल लगाती है, और जब बल लगाती है तो धरातल क्या होता है, कांपने लगता है। तो इसे भी हम एक प्रकार का भूकंप कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं मानवीय भूकंप। दूसरा है चट्टानों को जब तोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, चट्टानों को तोड़ने से। ठीक है ना, चट्टानों को तोड़ने से जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे भी हम लोग कहते हैं मानवीय भूकंप। ठीक है, चट्टानों के तोड़ने से भी यह भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि चट्टानों को जो है ग्रेनेड के द्वारा जब तोड़ा जाता है तो धरातल कांपता है, और इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह का भूकंप कहते हैं, और यह मानवीय भूकंप के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो ये कारण है जिनके कारण जो है यह मानवीय भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक भूकंप। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, प्राकृतिक भूकंप में क्या देखेंगे आप, देखिए भूस्खलन के कारण भी होता है धरातल का एकाएक कांपना। ठीक है ना, भूस्खलन हो गया, या ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न भूकंप कैसा है, यह प्राकृतिक भूकंप है। प्लेट विवर्तनकी के कारण उत्पन्न भूकंप, प्लेट
प्लेट विवर्तनिकी के कारण उत्पन्न भूकंप, यह भी मानवीय भूकंप है। या प्लेटों के खिसकने के कारण जो है उत्पन्न भूकंप, यह भी मानवीय भूकंप है आपका। तो इस तरह से यानी कि जिस भूकंप का उत्पादक प्रकृति हो, यानी कि प्रकृति के क्रियाविधि के अनुसार अगर वो भूकंप आता है, प्रकृति के किसी हलचल के कारण भूकंप आता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक भूकंप कहेंगे, ठीक है ना। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो भूकंप आएगा। जैसे प्लेट, आप लोग जानते हैं कि प्लेट जो है ताप और दाब का प्रभाव प्लेटों पर पड़ता है, ठीक है। और ये सभी प्लेटों को देखेंगे तो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो मैग्मा के ऊपर गतिशील हैं, तैरती हैं। तो तैरने के कारण उसमें जब हलचल होता है तो कभी कभी वो प्लेटें चटक जाती हैं, टूट जाती हैं, और टूटने के कारण वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, जिससे भी एक तरंग उत्पन्न होती है और धरातल कांपने लगता है। तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक भूकंप कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा भूकंप का प्रकार कि भूकंप किन कारणों से आता है, इसे आप नोट करें, ठीक है। चलिए अब आगे की हम लोग चर्चा करते हैं कि भूकंप में कितनी प्रकार की तरंगे पाई जाती है, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग कि भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे पाई जाती है। 3 प्रकार की तरंगे पाई जाती है। कौन कौन सी तरंग, पी तरंग, यानी कि इसमें 3 प्रकार की तरंगें पाई जाती हैं। इसमें 3 प्रकार की तरंगें पाई जाती है। पहली तरंग जो होती है इसे हम लोग पी तरंग कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राथमिक तरंग। क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंग इसको हम लोग कहते हैं, प्राइमरी वेव कहते हैं। दूसरी जो तरंग होती है वो कौन सी तरंग होती है, आपका यस तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है, यस तरंग होती है, और इसे हम लोग कहते हैं द्वितीयक तरंग। क्या कहेंगे, यस तरंग को क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंग कहेंगे, ठीक है, द्वितीयक तरंग कहते हैं, या इसे हम लोग गौड़ तरंग भी कहते हैं। द्वितीयक तरंग या गौड़ तरंग भी इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरी जो तरंग होती है उसे हम लोग यल तरंग कहते हैं, और यह तरंग होती है धरातलीय तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसे हम लोग कहते हैं धरातलीय तरंग, धरातलीय तरंग। अब इन तरंगों की चाल को हम लोग देखेंगे तो सबसे तेज जो तरंग चलती है वो प्राथमिक तरंग चलती है, और इसकी चाल कितनी होती है आपका, इसकी चाल होती है लगभग 8 से 14 किलोमीटर होती है प्रति सेकेंड। अगर यस तरंग की बात करेंगे तो यस तरंग की चाल कितनी होती है, लगभग 6 से लेकर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसकी बात करेंगे तो लगभग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल होती है। अब यहां से एक चीज आप देखेंगे कि भूकंपीय तरंगों की ये चाल है। अब यहां से एक प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले रिक्टर स्केल पर या भूकंप मापी पर यह तरंग कौन सी तरंग पहुंचेगी इन लोगों में से। तो देखिए सबसे तेज कौन सी तरंग चलती है, तो पी तरंग चलती है, यानी कि सर्वाधिक गति वाली तरंग कौन सी है, पी तरंग है। उससे कम चाल वाली तरंग कौन सी है, तो द्वितीयक तरंग है, और उससे कम चाल वाली कौन सी तरंग है, तो तृतीयक तरंग है आपका, ठीक है ना। अब देखेंगे आप सभी लोग कि भूकंपीय मूल, ठीक है ना, यानी कि जहां से ये तरंग उत्पन्न होती है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग भूकंपीय मूल कहते हैं। और जहां पर सबसे पहले इनका अंकन किया जाता है, ये पहुंचती हैं, ग्राफ में आती हैं, उसे हम लोग भूकंपीय अधिकेंद्र कहते हैं। तो अधिकेंद्र पर प्रश्न पूछता है कि अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है, तो यह पी तरंग चलती है, ठीक है ना। और यस तरंग जो है ये उसके बाद जाती है, और यल तरंग जो है वो तीसरे नंबर सबसे बाद में पहुंचती है। आप इसे नोट करें, फिर मैं भूकंपीय मूल और भूकंपीय अधिकेंद्र को बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं भूकंपीय मूल किसे कहते हैं और भूकंपीय अधिकेंद्र किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए ये है धरातल। सपोज दैट यहां से ये तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है ना, यहां से ये तरंग उत्पन्न होती है और यहां पर पहुंचेगी सबसे पहले। इस तरह से इन तरंगों की जो है चाल होती है, ठीक है। देखिए यानी कि सीधे भूकंपीय मूल जहां से ये तरंग उत्पन्न हो रही हैं इसे हम लोग क्या कहेंगे, भूकंपीय मूल कहेंगे। यानी कि ये क्या है आपका, ये कहलाएगा भूकंपीय मूल कहलाएगा ये, ठीक है। और ठीक इसके ऊपर 90 डिग्री, एकदम ठीक इसके ऊपर 90 डिग्री पर यहां पर क्या होता है, ये कहलाएगा भूकंपीय केंद्र या भूकंपीय अधिकेंद्र, भूकंपीय
अधिकेंद्र कहलाएगा। क्या कहेगा? अधिकेंद्र। भूकंपीय अधिकेंद्र हम इसे कहेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, जब ये तरंग भूकंपीय मूल से उत्पन्न होती हैं तो इसमें आपने देखा कि सबसे तेज कौन सी तरंग चलती है? तो पी तरंग चलती है। अब यहाँ प्रश्न पूछता है कि भूकंपीय अधिकेंद्र पे सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचेगी? तो यहाँ पर पी तरंग सबसे पहले पहुंचेगी। तो आप नोट कर लें इसको कि भूकंपीय अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है। दूसरा पॉइंट, दूसरे नंबर पर जो तरंग पहुंचती है वो कौन सी तरंग होती है? वो यस तरंग है। और तीसरे नंबर पर वो यल तरंग है, ठीक है। तो ये रहा आपका। अब प्रश्न यहां से पूछता है कि जहां से ये तरंगे उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग भूकंपीय मूल कहते हैं। जहां पर सबसे पहले ये अंकित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग भूकंपीय अधिकेंद्र या भूकंपीय केंद्र कहते हैं। अब प्रश्न आपसे क्या पूछता है कि भूकंपीय तरंगों का अंकन जिस ग्राफ पर किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यहां लिखेंगे भूकंपीय तरंगों का अंकन, भूकंपीय तरंगों का अंकन भूकंपीय तरंगों का अंकन सिस्मोग्राफ पर किया जाता है। यहां नोट कर लेंगे आप लोग कि भूकंपीय तरंगों का जो अंकन होता है वो सिस्मोग्राफ पर किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं, इसे आप सभी लोग बना लें, नोट कर लें। चलिए मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए, भूकंपीय तरंगों का अंकन जो है ये सिस्मोग्राफ पर किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट यहां बनता है, देखिए कि सिस्मोग्राफ में इनका अंकन करने के बाद भूगोल के जिस शाखा में या विज्ञान की जिस शाखा में इनका अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सिस्मोलॉजी कहते हैं। इसे आप लिख लेंगे कि भूकंपीय तरंगों का अंकन करके जिसमें इनका अध्ययन किया जाता है जिस विषय में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सिस्मोलॉजी। अब बात होती है कि इन भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का अंकन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। भूकंपीय तरंगों का अंकन लिखेंगे, भूकंपीय तरंगों का तीव्रता का अंकन रिक्टर स्केल पर किया जाता है। रिक्टर स्केल पर किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का अंकन किसमें होता है? तो रिक्टर स्केल पर किया जाता है। प्रश्न पूछता है कि भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता होती है उसका अध्ययन किसमें करते हैं? तो रिक्टर स्केल पर सबसे पहले इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले रिक्टर स्केल पर कौन सी तरंग पहुंचती है? तो इसमें आप बताइए किसकी चाल सबसे अधिक है? पी की चाल सबसे अधिक है, यानी कि पी तरंग जो है ये सबसे पहले रिक्टर स्केल पर पहुंचती है। पी तरंग सबसे पहले रिक्टर स्केल पर पहुंचती है। इसके बाद यस तरंग पहुंचती है, फिर यल तरंग पहुंचती है, ठीक है। इसे भी आप नोट करें। चलिए आगे वाले पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। और अब अध्ययन देखेंगे हम सभी लोग इन तरंगों की विशेषताएं, ठीक है। इन तरंगों की अलग अलग विशेषताएं हम लोग नोट करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप चर्चा करेंगे हम सभी लोग पी तरंग की। पी तरंग, ध्यान देंगे आप सभी लोग। देखिए पी तरंग की चाल, इसकी चाल सर्वाधिक होती है। इसकी चाल क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और कितनी होती है इसकी चाल? तो 8 से 14 किलोमीटर होती है प्रति सेकंड। सबसे तेज चलती है ये। दूसरा इसका एक पॉइंट बनता है कि यह ध्वनि तरंगों की भांति व्यवहार करती है। यह ध्वनि तरंगों की भांति क्या करती है? व्यवहार करती है, ठीक है। और सिस्मोग्राफ पर भी
यह सबसे पहले पहुंचती है सिस्मोग्राफ पर या रिक्टर स्केल पर, रिक्टर स्केल पर यह सबसे पहले पहुंचती है। सिस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? तो पी तरंग पहुंचती है। एक अगला पॉइंट यहां से और बनता है कि यह ठोस, द्रव तथा गैसीय, ठोस, द्रव तथा गैसीय तीनों माध्यम में गमन करती है। तीनों माध्यम क्या करती है? ये गमन करती है। यानी कि ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों माध्यम क्या करती है? गमन कर सकती है। ठीक है, इसे आप नोट कर लें, यह इसकी विशेषता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से बनता है कि ध्वनि तरंगों की भांति कौन सी तरंग व्यवहार करती है? तो पी तरंग करती है। ठीक है ना, इसे नोट कर लें आप सभी लोग। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे यस तरंग के बारे में। ठीक है, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक करके शेयर किया करें। ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। अगर आपको अगला सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको अगला नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, और बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है ना, अब देखेंगे हम लोग यस तरंग को। यस तरंग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, यस तरंग की अगर बात करते हैं तो यह तरंग प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करती है। ठीक है ना, यानी कि प्रकाश तरंगों की भांति कौन सी तरंग व्यवहार करती है? कौन सी भूकंपीय तरंग व्यवहार करती है? तो यस तरंग करती है। अगला पॉइंट यहां से नोट करेंगे आप सभी लोग, इसकी चाल प्राथमिक तरंग से कम होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है इसकी चाल। अगला पॉइंट यहां से हो जाएगा, इसे यह तरंग तरल माध्यम में गमन नहीं करती है। तरल माध्यम में गमन नहीं करती है, यानी कि यह तरल माध्यम में नहीं चल सकती है। यह तरंग जो है यह तरल माध्यम में नहीं चल सकती है। ठीक है, यह केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती है। यह ठोस माध्यम में गमन कर सकती है। यह केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती है। अगला पॉइंट यहां से यह बनता है, देखिए आप सभी लोग, कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? यह तरल माध्यम में गमन नहीं करती है, केवल व केवल किस माध्यम में चलती है? तो ठोस माध्यम में चलती है। और इस यस तरंग को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग गौड़ तरंग भी कहते हैं। अब प्रश्न आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से धरातलीय तरंग ठोस माध्यम में कौन सी तरंग ऐसी है जो तरल माध्यम में नहीं चल सकती है? तो तरल माध्यम में जो है ये नहीं चल सकती कौन सी तरंग? यस तरंग है आपका। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब अगली तरंग है जो वो तरंग है आपका यल तरंग। ठीक है ना, यल तरंग को हम लोग देख लेते हैं। यल तरंग जो है यह तृतीयक तरंग है आपका, तृतीयक तरंग है और इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सबसे कम, यानी कि सबसे कम किसकी चाल है? तो यल तरंग की है। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट है कि यह सबसे विध्वंसकारी मानी जाती है। यह सबसे विध्वंसकारी मानी जाती है।
यानी कि यल तरंग जो है ये सबसे विध्वंसकारी मानी जाती है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट यहां से ये बनता है कि यह तरंग केवल धरातल पर चलती है। यह तरंग केवल धरातल पर चलती है, यह पृथ्वी के केंद्र की ओर नहीं जाती है। अब यहां से क्या प्रश्न बनता है कि जो यल तरंग है यह धरातलीय तरंग है। कैसी तरंग है? धरातलीय तरंग है। धरातलीय तरंग है, ठीक है ना। यह धरातलीय तरंग है, यह पृथ्वी के केंद्र की ओर नहीं जाती है। यह पृथ्वी के केंद्र की ओर नहीं जाती है। बाकी जो पी और यस तरंगे हैं यह पृथ्वी के केंद्र की ओर जाती हैं, लेकिन जो यल तरंग है यह पृथ्वी के केंद्र की ओर नहीं जाती। कहाँ गमन करती है? यह केवल व केवल जो है धरातल पर गमन करती है, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट आप यहां पर देखेंगे, देखिए प्रश्न अब आगे की हम लोग चर्चा करते हैं। पृथ्वी के केंद्र की बात थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसे आप नोट कर लें। चलिए, यह जो है यल तरंग जो है यह ठोस, द्रव तथा गैस ये भी तीनों माध्यम में चलती है, लेकिन यह धरातल पर चलती है। अब यहां पर एक चीज आप समझ लें कि जिस तरंग की जिसकी चाल अधिक होगी उसकी तीव्रता सबसे कम होती है, और जिसकी चाल सबसे कम होती है उसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। तो यहां एक पॉइंट लिख लेंगे कि यल तरंग की तीव्रता सर्वाधिक होती है। अब यल तरंग की सर्वाधिक होती है तो इससे कम तीव्रता किसकी होगी? यस की होगी, और उससे कम किसकी तीव्रता होगी? तो यल की होगी, ठीक है। सबसे अधिक तीव्रता यल तरंग की है, ठीक है ना। अब देखिए, और इसे ही हम धरातलीय तरंग भी कहते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी के केंद्र को थोड़ा सा आप समझ लें यहाँ पे, तो एक पॉइंट आप नोट कर लें कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग की संरचना के बारे में सही जानकारी हमको कैसे प्राप्त होती है? तो भूकंपीय साक्ष्य के आधार पर हमको प्राप्त होती है, क्योंकि ये भूकंपीय जो तरंगे हैं ये पृथ्वी के केंद्र की ओर जब जाती हैं तो इनकी चाल जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलती है। यानी कि इनकी चाल जो है ये हमेशा क्या होती है? बदलती रहती है, ठीक है। जिसको हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, यहाँ मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। इनकी चाल बदलती रहती है, जिससे ये पता चलता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह किसी एक तत्व से नहीं हुई है, वो विभिन्न तत्वों से हुई है। और पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उसकी संरचना, उसका निर्माण जो है या उसकी संरचना किसी ऐसे तत्व से हुई है जिसका घनत्व तो सर्वाधिक है। क्योंकि जो भूकंपीय तरंगे हैं ना, ये जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर गई वैसे वैसे इनकी चाल में क्या हुआ? परिवर्तन होता गया, इनकी चाल बढ़ती गई, जिससे ये पता चल गया कि इनका डेंसिटी बढ़ रही है तभी तो चाल बढ़ रही है। यानी कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो किसी ऐसे तत्व से बना हुआ है जिसकी डेंसिटी बहुत अधिक है, उसका घनत्व तो क्या है? बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। यहां देखेंगे आप सभी लोग, देखिए यहां से जो है ये तरंगे एक साथ चलती हैं, पी और यस तरंगे, ठीक है ना। यहां से कौन सी तरंगे? पी और यस, ये दोनों एक साथ यहां से चलती हैं। कुछ समय के बाद देखा यह गया कि कुछ तरंगे इधर घूम जा रही हैं, कुछ इधर भी घूम जा रही हैं, ठीक है। ऐसे एक देखा गया कि कुछ तरंगे इधर घूम जाती हैं, कुछ तरंगे जो हैं वो सीधे निकल जाती हैं, इसे पार करके सीधे भी निकल जाती हैं। ये चीज देखा गया। अब देखा यह गया कि जो तरंगे घूम जा रही हैं दूसरी तरफ वो कौन सी तरंगे हैं? तो देखा यह गया कि जो तरंगे घूम जा रही हैं वो तरंगे हैं यस तरंगे, और जो इस केंद्रीय भाग को पार करके यहां पर इनका अंकन किया गया वो तरंगे कौन सी थी? पी तरंगे। अब देखिए, जब ये तरंगे एक समय के बाद घूमने लगी तो यह पता चल गया कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो किस अवस्था में है? तरल अवस्था में है। क्योंकि अगर तरल अवस्था में नहीं होता तो यह यस तरंग जो है आगे निकलती, लेकिन यह यस तरंग यहीं से घूम जा रही है। यानी कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग कैसा है? एक तरल अवस्था में है, और यह पी तरंग जो है इसके बाहर निकल जाती है और इसकी चाल सबसे अधिक हो जाती है। इससे यह भी पता चल जाता है कि जो भी पदार्थ से उसकी संरचना हुई है उसका घनत्व तो कैसा है?
सर्वाधिक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है इसकी संरचना किससे हुई है? निकिल और फेरस से हुई है, यानी कि लोहा से हुई है, तो लोहा का घनत्व ऑलरेडी अधिक होता है। ठीक है, ये चीज है आपका। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यहां लिख लेंगे आप लोग, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सही जानकारी भूकंपीय साक्ष्य के आधार पर प्राप्त होती है। भूकंपीय साक्ष्य के आधार पर प्राप्त होती है। यह प्रश्न पूछता है कि किस आधार पे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सही पता लगा पाते हैं, तो भूकंपीय साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सही जानकारी मिलती है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला एक प्रश्न और बनता है कि भूकंप के आने से पहले किस तत्व की मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाती है, या किस गैस की मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाती है? तो भूकंप के आने से पूर्व जो है, यहां नोट कर ले, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसे आप लोग बना लेंगे, इसे बना लें आप सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसको मिटा दें। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट की हम लोग चर्चा कर लेते हैं और देखेंगे उसे। देखिए, भूकंप के आने से पूर्व वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा सर्वाधिक, या रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, रेडान गैस की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे ही भूकंप आने वाला रहेगा तो वायुमंडल में जो है रेडान गैस की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। अब अगला प्रश्न क्या बनता है कि सुनामी कैसे आती है? तो ध्यान दें, समुद्री या महासागरीय भूकंप के कारण जो है सुनामी आती है। यहां नोट कर लें आप सभी लोग कि महासागरीय भूकंप के कारण सुनामी आती है। किसके कारण? तो महासागरीय भूकंप के कारण, यानी कि महासागरों में जब भूकंप आता है तो सुनामी आती है। और आप लोग जानते हैं कि रिंग ऑफ फायर या प्रशांत महासागर में जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, और सक्रिय ज्वालामुखी के कारण जो है उसमें भूकंप भी आता है, और महासागर में भूकंप आने के कारण सुनामी आती है, जिससे जापान वगैरह बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है ना। अब देखेंगे तो ये सुनामी कैसा शब्द है, तो लिख ले यहाँ पे, ये जापानी शब्द है। ठीक है ना। ये प्रश्न पूछता है कि सुनामी किस प्रकार का शब्द है, तो ये जापानी शब्द है। सुनामी से शब्द से सुनामी बना है। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो ध्यान दें आप सभी लोग, ये रहा भूकंप का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी लोगों के लिए, और ये संपूर्ण टॉपिक रही आप लोगों के लिए। इसे आप नोट कर लें। भूकंप से यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आगे मैं भूकंप के MCQ कुछ प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है ना। कुछ अच्छे पॉइंट्स होंगे जो परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो में आपको मिलेगा यहाँ से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो बने रहें आप सभी लोग वीडियो के साथ में, और इसे जितने भी पॉइंट मैंने प्रोवाइड किए इसे आप लोग एक अच्छी नोट बना करके उस पर नोट कर लें, जिससे एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाए और आगे भी आप लोगों के लिए ये काम देता रहेगा। ठीक है, और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी कर दिया करें, जिससे और भी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम आप लोगों से अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।